जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज एक बार फिर मेरे साथ हैं गुरुदेव दयानंद पांडे जी। कल एक मित्र ने कहा कि कुछ लोग हमेशा हर एपिसोड पे कुछ नए दर्शक जुड़ जाते हैं, इसलिए वक्ता का गेस्ट का परिचय ब्रीफ दे दिया करें। मुझे बात समझ में आई, क्योंकि हर बार कुछ नए मित्र तो जुड़ ही जाते हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं। तो दयानंद पांडे सर बहुत ही सीनियर पत्रकार है, और वो पत्रकार नहीं जिनको आजकल हम लोग पत्तलकार, प्रेष्या, सुपारी मीडिया बोलते हैं, वो नहीं। आप जो है ना, वो जो मिशनरी पत्रकार हुआ करते थे पुराने जमाने में, पुराने जमाने के पत्रकारिता करने वाले, जो मिशनरी पत्रकारिता थी, आप उस पीढ़ी के कुछ बचे कुचे पत्रकारों में थे। 75 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। गुरु जी स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आप हम सबके आदरणीय हैं और प्रेरणा पुंज है, क्योंकि आप कभी आज तक जो है आपने अपनी कलम को गिरवी नहीं रखा, और आप कुख्यात हैं सच बोलने के लिए। एक बात बता दूं आपको, कुख्यात बहुत निगेटिव शब्द है, वो जी। अपराधियों के लिए इस्तेमाल होता है। हम अच्छा, लोग भी विख्यात कह सकते हैं, सुविख्यात कह विख्यात ही सकते कहा जाए। हैं। कुख्यात तो अपराधी होता है। अच्छा, तो गुरु जी विख्यात है सच बोलने के लिए जी। तो गुरु जी, कल हम लोग बात कर रहे थे गोरखपुर के माफियाओं के बारे में। तो गोरखपुर का जो सबसे दुर्दांत माफिया हुआ, वो हुआ शिव प्रकाश शुक्ला, जिसने सारे मतलब माफियागिरी का भी जो एक तरह से गणित होता है, उनका व्याकरण होता है, उनका भी तौर तरीका होता है, वो सारे तौर तरीके उसने ध्वस्त कर दिए थे। तो उससे भी आपका पाला निश्चित पड़ा होगा, क्योंकि वो भी प्रकाश शुक्ला असल में माफिया नहीं था जी, वो एक अपराधी था। माफिया तो आप सही माने में हरिशंकर तिवारी को ही कह सकते हैं। हरिशंकर तिवारी जो थे, खुद कुछ करते नहीं थे, करवाते रहते थे, ठीक है, और लोगों के लिए भी करवाते रहते थे। कल जब बात हुई थी हरिशंकर तिवारी की, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ इतने सारे मुकदमे थे, एक भी केस में उनको कभी कोई सजा नहीं मिली। दर्जनों मुकदमे थे पास, बाद में सैकड़ों हो गए थे, फिर खत्म होते गए, गवाह नहीं मिलते थे उनके खिलाफ। एक भी, किसी भी एक मामले में, किसी भी एक अदालत में, लोअर कोर्ट में ही मामला सब रह गया और किसी मामले में उनको सजा नहीं हुई। वीरेंद्र शाही को भी सजा नहीं हुई। ये लोग बहुत ही शातिर पने से कचहरी में मामले एफआईआर होती थी, सब कुछ होता था, वही दफन करवा देते थे। जैसे कब्रिस्तान था उनकी फाइलों का, गवाहों का, गवाह भी मरवा दिए जाते थे। तो कोई आता ही नहीं था उनके खिलाफ, कोई गवाही होती ही नहीं थी। हरिशंकर तिवारी मेडिकल हैं, आप जान लीजिए। 3-3 4-4 बार कैबिनेट मिनिस्टर हुए वो, एक सरकार में नहीं, एक पार्टी की सरकार में नहीं, सभी पार्टियों की सरकार। मायावती के साथ भी वो मिनिस्टर थे, कल्याण सिंह के साथ भी मिनिस्टर थे, अखिलेश के साथ भी लोग आए। तो हर सरकार में उनकी पूछी, सिर्फ इसलिए कि अल्पमत की सरकारें थी, बहुमत नहीं मिलता था, तो इनकी जरूरत पड़ती थी। और ये अकेले नहीं आते तो 2-4-10 विधायक लेके आते। तो एक भी सजा नहीं हुई। तो माफिया तो वो श्री प्रकाश शुक्ला तो नालायक किस्म का लौंडा था, अपराधी था, छोटा मोटा अपराधी था। अपराध उसने बड़े बड़े किए, काम उसने बड़े बड़े किए। और कल भी मैंने कहा था श्री प्रकाश शुक्ला की ढेबरी की तरह धमक के मर गया। और श्री प्रकाश शुक्ला एक तरह से टूल था, वो जाबाज कह सकते हैं आप उसको, जान हथेली पर लेके चलता था और उसको मरने जीने की परवाह नहीं थी। लेकिन वो चाहता था बस अपराध जगत में उसका नाम हो जाए। उसको लेके ओटीटी भी बना है, बहुत ही खराब बना है, बहुत सारी गलत सूचनाएं उसमें है। और उसको लेके एक फिल्म भी बनी थी, वो भी बहुत खराब बनी थी। वो शहर नाम से फिल्म बनी थी, कबीर ने बनवाई थी। एक पत्रकार का बेटा था, घनश्याम पंकज, एक पत्रकार रहे हैं, उन्हीं के पैसे से उसने फिल्म बनाई थी। कबीर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, नहीं बहुत सारी गड़बड़ियां उसमें थी। उस फिल्म में भी लोगों को जानकारी नहीं थी उसके बारे में। अब जैसे बांस गांव का उसमें जिक्र आता है कि वो उसमें कैरेक्टर है, वो हरिशंकर तिवारी की भूमिका लगती है उसमें, नाम कुछ और रखा गया है। तो कहते हैं तुमको हम बांस गांव से चुनाव लड़वा देंगे।
शिवप्रकाश शुक्ला बांसगांव से चुनाव लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि बांसगांव तो सुरक्षित संसदीय क्षेत्र है, तो वहां चुनाव आजादी के बाद से सुरक्षित है, कभी हटा नहीं। तो बांसगांव से ऐसे तमाम सारी और गड़बड़ियां हैं। लो फिल्म साहब जो है पूरी पूरी पंकज कपूर के कंधे पर है, जो टेक्निक है वो उसमें हावी है और वो ज्यादा अच्छा ढंग से काम हो। शिवप्रकाश शुक्ला की शुरुआत देखिए गोरखपुर में छोटे छोटे वारदातों से हुई और धीरे धीरे लोग उसको हायर करने लगे। जैसे होता है ना कि आप कोई टैक्सी हायर करते हैं, कोई हवाई जहाज हायर करते हैं, कोई घर हायर करते हैं, उसी तरह से उस वक्त तक समय आ गया था कि लोग क्रिमिनल हायर करने लगे और क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल हायर करने लगे। हर्षशंकर तिवारी के साथ एक समस्या और थी। नेपाल के बहुत सारे राजनीतिज्ञों की या जो एक्टिविस्ट थे नेपाल में, उनकी भी हत्या की सुपारी उन्हीं को राज परिवार देता था, इसलिए नेपाल में उनकी पूछ बहुत थी। ये बात कम लोग जानते हैं। नेपाल से जनरली लोग गोरखपुर में आके टिकते थे, जो जितने वो एक्टिविस्ट थे जो लोकतंत्र वहां चाहते थे, उस वक्त राजतंत्र था नेपाल में, तो राजतंत्र हर्षशंकर तिवारी के बहाने उन लोगों की हत्या करवा देता था और चुपचाप करवा देते थे और पता भी नहीं लगता था कोई मामूली आदमी मारा गया, पता ना वो नेपाल का एक्टिविस्ट निकला जो लोकतंत्र बहाली का आंदोलन कर रहा था, कम्युनिस्ट निकला, तमाम सारी चीजें थी। सोचिए अमर मणि त्रिपाठी जो हर्षशंकर तिवारी के शिष्य थे, एक समय कम्युनिस्ट पार्टी में थे और बाद में ठेकेदार हो गए, हर्षशंकर तिवारी के लेफ्टिनेंट हो गए, तमाम दुनिया भर की बातें। कोयले में उनका बहुत काम था। बाद में निधि शुक्ला के लिए वो याद है, निधि शुक्ला नहीं याद है, मधुमिता शुक्ला, निधि शुक्ला तो उसकी बड़ी बहन है, मधुमिता शुक्ला की हत्या के चक्कर में फंस गए। सोचिए अमर मणि त्रिपाठी को, मैं आता हूँ शिवप्रकाश शुक्ला पर वहीं से होते हुआ रहा। अमर मणि त्रिपाठी को जो निधि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उनको फंसाया गया या फंसे या दबोच लिए गए रंगों हाथ, आपको मालूम उसके पीछे कौन था? हरिशंकर तिवारी थे। क्योंकि अमर मणि त्रिपाठी एक समय शिवप्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी का टूक था। अमर मणि त्रिपाठी शिवप्रकाश शुक्ला के मार्फत हरिशंकर तिवारी की हत्या करवाना चाहते थे। अमर मणि से उनके ठेके पर्चे के भी बहुत सारे झगड़े थे। अमर मणि त्रिपाठी जो थे, उनके पिता सिपाही थे, मामूली सिपाही थे यूपी पुलिस में, उनके बेटे हैं अमर मणि त्रिपाठी। और वो फिर धीरे धीरे हर्षशंकर तिवारी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कराया गया और बहुत सारे कॉमरेड से वो बहुत सारी समस्याएं थी, फिर ठेकेदार हो गए। फिर हर्षशंकर तिवारी के बहुत खास थे, लोग ये भी कहते थे हर्षशंकर तिवारी से उनके होमो संबंध भी रहे। हर्षशंकर तिवारी के लिए आपको कभी पाएंगे वीरेंद्र शाही के पास कई औरतों का माया जाल है। हर्षशंकर तिवारी के चिरायु रहने का एक बड़ा कारण है कि उनके पास महिला रोग नहीं था, शराब वो नहीं पीते थे, स्त्रियों के चक्कर में नहीं थे। ज्यादातर अपराधी डाकू राजनीतिक स्त्रियों के चक्कर में फंसते हो, बर्बाद हो जाते हैं ज्यादातर। हर्षशंकर तिवारी को न शराब का रोग था न उसका रोग था, कभी कभी भांग वांग ले लेते थे। लोग कहते थे होमो थे, कभी कभी वो होमो हो जाते थे। अमर मणि त्रिपाठी उनके लौंडे माने जाते थे, वीरेंद्र साहिब के लौंडे। मैंने कहा लौंडे सब मतलब यही होता था। और उनके लेफ्टिनेंट में जाते बड़े राजदार हो जाते थे। कुछ राजदार उनके ऐसे थे जो उठे ही नहीं पाए, वो वहीं तक रह गए, उसके आगे जा नहीं पाए। उनकी आकांक्षाएं जो कहते हैं ना कि वहीं मर गई। खैर वो सब चीजें चलती रही। तो अमर मणि ने बहुत परेशान किया हरिशंकर तिवारी को, ठेकों में भी। और अच्छा, अमर मणि खुद एमएलए थे, उनका साला भी एमएलए था, ये भी जान लीजिए आप। और वो वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता था, बरेली साइड से। और जो संजोग देखिए कि उनकी प्रेमिका का भी नाम मधुमिता और पत्नी का भी नाम मधुमिता, दोनों मधुमिताओं के जाल में थे। और मधुमिता शुक्ला अपने को कवित्री मानती थी, नीरज जैसे कवियों को वो मंचों से डांट देती थी। और सोचिए दिल्ली में ओबराय होटल में अमर मणि त्रिपाठी 2 कमरा हमेशा बुक किए रहते थे। एक चाबी मधुमिता के पास होती थी, एक अमर मणि के पास होती थी। वो जब चाहती थी मधुमिता वहां जाके रह जाती थी। एक बार जब लखनऊ के किसी मंच पर नीरज को डांटा उसने कवि सम्मेलन में, चुप रहो, क्या जानते हो, मैं अटल जी के क्षेत्र से हूँ। और लखनऊ से चूंकि अटल जी थे तो अपने को कहती थी मैं अटल जी के क्षेत्र से हूँ, अटल जी भी कभी और मैं भी कभी, इस तरह से वो बदजुबानी करती रहती थी। जबकि कायदे से वो कवित्री भी नहीं थी, उसको कविता लिखने आती नहीं थी, लेकिन वो कवि सम्मेलनों के मंच को संभाले रहती थी। और कवि सम्मेलन उसको अमर मणि के नाते बुलाते रहते थे। अमर मणि वहां जाते भी रहते थे मुख्य अतिथि बन के। पैसे उनके पास अनाप शनाप थे ही।
मिनिस्टर रहे ही थे और ठेकेदारी का जलवा था ही। तो जब मधुमिता की अंत में, जब मधुमिता उनकी जो अमरमणि की पत्नी है, एक्चुअली उन्होंने जब उनको मालूम हुआ कि मधुमिता गर्भ से है, तो उनको लगा कि अब दिक्कत हो जाएगी। तो वो पूरा टेप ऑलरेडी बाहर है, पब्लिक डोमेन में है, अमरमणि त्रिपाठी का और उनकी पत्नी का। देखा है जब कर को तो कह रहा, इस तरह से बतिया रहा, और अंततः पत्नी मरवा देती है और वो मारने वाले पकड़े जाते हैं। फिर वहीं से चेनिंग की तक आती है। जब मधुमिता की हत्या हुई उस वक्त राजेश पांडे जो एसटीएफ में थे, उस वक्त यहाँ लखनऊ में एसटीएफ में तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन उस वक्त वो शायद सीबीसीआईडी में थे, कहा तो सीआईडी जांच की पर अगर अमरमणि त्रिपाठी को सजा हुई और वो फंसे तो दो ही लोगों की वजह से फंसे। एक तो राजेश पांडे जैसा ईमानदार अफसर था जिसके पास जांच आई और उन्होंने कहीं किसी के दबाव में काम नहीं किया, कोई कुछ कहता रहे, सुना नहीं उन्होंने। वो जानते थे कि बहुत जल्दी हटा दिए जाएंगे उस केस से। वो राजेश पांडे, उन्होंने इतना जो कहते हैं ना, उनको एसटीएफ का अनुभव था और बाकी चीजों का, और ईमानदार भी है वो। राजेश पांडे ईमानदार अफसरों में गिने जाते हैं। अभी राजेश पांडे के कुछ और किस्से आपको बताऊंगा मैं। वो तो अपना सीरियल चलाए रहते थे अपने बारे में। उसमें थोड़ा उनके सीरियल में एक बड़ी कमी आत्ममुग्धता में बहुत, अपने बारे में ही अपनी ही बातें बताते हैं, बाकी बातें नहीं बताते। लेकिन काम उन्होंने बड़े बड़े केस में कोई दो रहा नहीं। लोग आत्ममुग्धता से निकल के अगर थोड़ा एक नैरेटिव, एक अलग किनारे अपने खड़े करके तब चीजों को बताते तो ज्यादा अच्छा सीरियल बना होता, ज्यादा उनका जो किस्सा कोई बना है। महाराज राजेश पांडे ने उसको बिल्कुल ऐसा चूल से चूल मिला के रख दिया कि कोई, और डॉक्यूमेंटेशन सब चीजों का कर दिया। वो सारी जो उनके उसके पोस्टमार्टम की चीजें निकली थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके जो गर्भ से चीजें निकली, सबका उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया और ठीक से रख दिया। उसके बाद हरिशंकर तिवारी ने तुरंत, राजेश पांडे तो उसको जांच कर ही रहे थे, हरिशंकर तिवारी तुरंत उसको चेकअप किया। और जो मधुमिता की बड़ी बहन है निधि, उसको उन्होंने न सिर्फ फाइनेंस किया, उसको तमाम हर तरह से समृद्ध किया, पैसे से भी, वकीलों से भी, तमाम चीजों से। वो सुप्रीम कोर्ट तक दृष्टि हो गई। अब देखिए ना कि हरिशंकर तिवारी मरे, वो केस खत्म हो गया, अभी निधि लगातार लड़ रही थी। अब हरिशंकर तिवारी गए, केस गया। योगी आए तो भी केस चला गया, क्योंकि हरिशंकर तिवारी फिर पर्दे के पीछे निकल गए और बीमार भी हो गए, बाद में बिस्तर उस्तर पकड़ लिया। बीच में फिर 2 साल पहले अभी निधि शुक्ला फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करके गई, लेकिन हरिशंकर तिवारी का सपोर्ट उसको मिलना जब बंद हुआ तो सारा केस खत्म हो गया। और उसका मतलब ये हुआ कि अमरमणि त्रिपाठी जेल से अच्छे, मतलब जेल में तो ज्यादातर रहे ही नहीं, वो तो अस्पताल में रहे, खासकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रहे। निकलते थे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, 4-4 दिन, हफ्ते में रह जाते थे रिटायरिंग रूम में। ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में रहे। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, फिर हटा गए, फिर वहीं जाते थे। मतलब उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में ही अभी भी होता था। कई वार्ड में लोग रहते थे, प्राइवेट वार्ड के। उसकी कलई उलई भी एक बार एक न्यूज चैनल ने खोली थी, कैसे कैसे क्या क्या, वो अलग किस्सा। तो हरिशंकर, अच्छा, राजेश पांडे ने चूंकि सब चूल से चूल मिला के रख दिया था, उसमें कोई इधर उधर कुछ कर नहीं पाया। और उस वक्त अमरमणि त्रिपाठी, सोचिए, बसपा के साथ से सपा ने उनकी खिलाफत की। बाद में सपा में आ गए, सपा की सरकार बनाने, तो फिर बसपा ने उनकी खिलाफत की। और सपा बसपा दोनों की सरकारें बनाते बिगाड़ते अमरमणि दोनों, मतलब एक तरह से पावर, एक तरह से किंग मेकर हो गए थे। उनके पास कुछ एमएलए जुटा लेते थे। उनके चाचा से श्यामनाथ तिवारी, वो भी कर लेते थे। श्यामनाथ तिवारी कम्युनिस्ट पार्टी से, सोचिए, और अमरमणि इधर उधर होते रहते थे। खैर वो सब होता रहा। तो हरिशंकर तिवारी जब उनका जब बेड पे चले गए, निष्क्रिय हो गए किसी काम के लिए, तो निधि शुक्ला भी बेकार हो गई, उनके पास कोई काम नहीं रह गया। और अंततः वो अभी जल्दी जल्दी छूट गए। वो अच्छे आचरण के लिए जेल ने कहा, जेल में रहते ही नहीं थे देहरादून उनको कहा गया था यूपी की जेल में, लिखा जाए उत्तराखंड की जेल, निकल आए। वो सब हुआ। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के साथ ये था कि वो, उसको लगता था कि हम बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाए फिल्मी स्टाइल के। वो अपने को अमिताभ बच्चन मान लेता था और इस तरह से काम करता रहता था। जो चाहे उसको पैसा देके किसी को भी मरवा सकता था। और वो चूंकि डरता नहीं था, इसलिए अपहरण और हत्या करना उसके लिए मतलब खेल समझता था। आपको एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचना दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला मेरे घर में किराए पर रख के गया है। क्या करूं मैं? उसका पिता आया, एक ब्रोकर के थ्रू आया, गोमती नगर में मेरा घर है। मैं पहली बार ये सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में बात डाल रहा हूं। आया मिलिट्री मैन बन के। उसका श्री प्रकाश शुक्ला का एक
देखिए, जब सबके बारे में हम बात कर सकते हैं तो अपने बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? तो श्री प्रकाश शुक्ला का एक साथी था अनुज सिंह, वो अनुज सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला का पिता दोनों आए, एक ब्रोकर के थ्रू आए, एक महिला ब्रोकर थी, उसके थ्रू आए मेरे पास किराए के लिए। और उसके पिता ने बताया कि मैं रिटायर्ड सेना का आदमी हूँ, अपना आई कार्ड वार्ड भी दिखाया उसने, और मैं रहूंगा और विश्वास खंड में मैं घर बनवा रहा हूँ। मेरा घर था विराम खंड में। उसने कहा मैं विश्वास खंड में। हमने कहा इतनी दूर क्यों ले रहे हैं? कह नहीं, जहाँ मकान बने वहाँ रहना नहीं, इस तरह की बातें बातें। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं था, हमने मकान किराए पर खाली था, दे दिया, एग्रीमेंट करवाया, दे दिया। कोई मतलब मैं समझता हूँ 10-15 दिन मुश्किल उसके बाद हमारे पड़ोसी थे डॉक्टर श्रीवास्तव, उन्होंने हमको फ़ोन किया, लैंडलाइन का ज़माना था, फ़ोन किया कि आपका घर तो खाली है और वहाँ अटैची वाला ताला लगा है, कोई रह नहीं रहा। हमने कहा ऐसे कैसे? हमने तो अभी 10 दिन पहले किराए पर दिया है, 10 दिन 15 दिन पहले। बोले लेकिन अटैची वाला ताला लगा, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, आके अपना ताला वाला लगा लिए, देख लीजिए क्या है। हमने उस ब्रोकर को फ़ोन किया, जिसने, वो महिला ब्रोकर थी, उससे हमने फ़ोन किया और कहा कि भाई हमारा घर सुना खाली हो गया है। बोली हाँ, मैं आपको बताने वाली थी और वो लोग छोड़ के चले गए। हमने कहा क्यों छोड़ के चले गए? क्या पता नहीं। तो हमने कहा चाबी कहाँ? उसने कहा चाबी हमारे पास। आया, हमने घर का उससे कब्जा लिया। बहुत किराएदार हमारे घर में रहे हुए, और पहली बार ऐसा था कि जिस किराएदार ने खाली किया था, इतना नीट एंड क्लीन घर दिया था मुझे, बिल्कुल चमकती हुई फर्श से, कहीं लग ही नहीं रहा था कोई इसमें रह के गया। लगता था बिल्कुल सारी, बिल्कुल इतनी बढ़िया सफाई थी कि पूछिए मत, देख के तबियत ठीक। तो हमने उससे पूछा कि सामान और क्या, उस लोग अचानक चले गए। हमने कहा क्यों चले गए? वो बता नहीं पाई। बाद में क्या हुआ कि जब श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हो गया, अच्छा उससे पहले मैं श्री प्रकाश शुक्ला के खिलाफ तमाम स्टोरी करता ही रहता था। यही राजेश पांडे बहुत सारी खबरें हमें देते थे, अरुण कुमार झा थे, वो देते रहते थे तमाम सारी क्लिप। और बल्कि वो राजेश पांडे से अक्सर कहता रहता था, ये लोग जो भी अत्याधुनिक हथियार थे इन लोग पास, चेन गन और ये AK-47 लेके चलते थे। तो इन लोगों से कहता था कि अच्छा खिलौना, नया खिलौना लाए हो, इस तरह से बोलता था। वो हथियार को खिलौना बोलता था। राजेश पांडे कहता था बताइए, AK-47 उनके पास थी, तो कहते थे बताइए, कहता था कि नया खिलौना ले कब से आ गए। मतलब इन लोगों को वॉच करता रहता था। सोचिए, ये लोग कहीं सड़क से भी गुजरे, ये समझ रहे थे उसको वॉच कर रहा है, वो इन लोगों को वॉच करता रहता था। तो बाद में जब उसका इनकाउंटर हो गया तो अचानक एक दिन राजेश पांडे मेरे घर आए, हमको देखते। अच्छा मैं सरकारी घर में रहता था डालीबाग में, तो वहाँ मेरे घर आए अचानक। तो अच्छा परिचित थे हम लोग पहले से, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। छोटे छोटे काम भी मैं अपनी बता देता था, वो तुरंत खुशी खुशी करवा देते थे। तो अचानक आए, हमको जब दरवाजा खोला तो अचानक चौंके, बोले आप यहाँ रहते? हमने कहा। तो फिर नेम प्लेट देख बोले अरे, फिर हमने कहा क्या हुआ? बैठे, फिर उन्होंने बताया भाई इस टाइम के बीच आपके घर में कौन किराएदार था? तो हमने जो नाम था हमने बताया। तो उन्होंने कहा कुछ एग्रीमेंट किया था आपने? हमने कहा हाँ। तो एग्रीमेंट रखे? हमने कहा हाँ। दिखाया मैंने। तब बोले आपको मालूम है उसमें कौन रखे गया? हमने बताया भी कि 10 दिन में खाली कर गया था, 10-15 दिन के अंदर। तो बोले मालूम है कौन था? हमने कहा नहीं। उनका श्री प्रकाश शुक्ला रखे घर पे गया। हमने कहा क्या बात कर रहा है? हमने कहा हमको तो दिखा नहीं। हमने बताया ऐसे, तो उन्होंने कहा नहीं वो ऐसे ही मकान लेता था। और सोचिए श्री प्रकाश शुक्ला ने जानते क्या किया था? हमारे घर को एक घर छोड़ के उसने स्कूटर बुक की अपने नाम से। और उस घर में एक अस्थाना जी रहते थे, अब तो वो भी बेच बाच के चले गए। जमशेदपुर के रहने वाले थे, उनके पास एक फिएट थी, बिहार जमशेदपुर के नंबर से ही। तो वो देखा उसने उनकी फिएट, तो उस मकान से उसने स्कूटर बुक की और STF ने उस घर को वॉच करना शुरू कर दिया। ये हमारे घर की छत पर बैठकर उनको वॉच करता रहा कि उस घर की क्या स्थिति है। उसने देख लिया लोग उस घर को वॉच कर रहे हैं और वो छोड़ के चला गया। सोचिए। और वो तो यहाँ सामान वामान लेके तो आया था, तो सामान वामान सब वो ब्रोकर लेके। फिर उन्होंने पूछा हमसे राजेश पांडे ने कि ये बताइए किसके मार्फत आपने मकान दिया? अच्छा उस दोनों आधार चलता नहीं था। तो हमने बताया कि फला नाम की ब्रोकर है, उसके साथ दिया। तो बोले कि ये तो बहुत दिनों से उसको मकान दिलवा रही है, और वो ऐसे ही कहीं महीना रहता, 2 महीना रहता,
हम तो बड़े खुश हुए कि हमारे घर में कोई वारदात नहीं की उसने। अगर मेरे पास अच्छा, चूंकि अरुण कुमार झा से भी फिर उन्होंने बात कराई मेरी, क्योंकि वो भी मुझे पर्सनली जानते थे, ये भी जानते थे, तो मान गए कि एग्रीमेंट मेरे पास आई। अगर मेरी जगह कोई और रहा होता और एग्रीमेंट नहीं रहा होता तो पता नहीं क्या हुआ होता। शिवप्रकाश शुक्ला के को शरण देने की जरूरत, और वो अक्सर अपहरण किडनैपिंग करता था, किसी न किसी घर में रखता था। जैसे एक बहुत बड़े व्यापारी यहाँ लखनऊ में रहे, राकेश गुप्ता, कमर्शियल मोटर्स उनका है, टाटा के डीलर रहे, टाटा ट्रकों के बसेस के। उनके पास कोल्ड स्टोरेज भी था, बजाज की एजेंसी थी, तमाम सारी चीजें थी उनके पास। बड़े व्यापारी, हजरतगंज उनका शोरूम था, और हजरतगंज में ही अशोक मार्ग उनका बहुत बड़ा बंगला है। भाइयों का आपस में झगड़ा चल रहा था, उसी बीच शिवप्रकाश शुक्ला ने राकेश गुप्ता का अपहरण कर दिया और ले जाकर उसने बाराबंकी में रखा। और उस वक्त सोचिए 5 करोड़ रुपए लेके छोड़ा था उसने। और राकेश गुप्ता बहुत सोशल आदमी थे, तमाम पत्रकारों से मिलते थे, तमाम लोगों से मिलते थे, सबके घर आते जाते थे, और हम लोगों को खिलाते पिलाते थे, रसरंजन करवाते थे, तमाम सारी चीजें थी। शुरू में शक गया उनके भाइयों पर, क्योंकि भाइयों ने कोई बोला। बाद में पता शिवप्रकाश शुक्ला ने, इनकी आदत थी, रोज अपने शोरूम से निकलते थे, घर पास में था, खुद गाड़ी चलाते हुए जाते थे और लंच करते थे, लंच करके लौट आते। लंच करके जा रहे थे अपने शोरूम से कैथेड्रल स्कूल के पास ही, उसने रोका है, रुके और उनको तुरंत ट्रिगर लगा के अपहरण कर लिया और ले गया, गाड़ी वहीं छुड़वा दी। बाद एक यहाँ एसपी सिटी थी अंजू गुप्ता, वो बीच में पड़ी, उन्होंने समझौता कराया और पैसे दे के आए राकेश गुप्ता, किसी तरह से जान बचा के। इतने बदहवास थे वो कि किसी से मिलना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से हमसे मिले और कहने लगे पांडे जी अब आगे से हम लोग नहीं मिलेंगे। शोरूम भी सिक्योरिटी फिर मिल गई थी, दुकान जाना भी बंद कर दिया उन्होंने अपने शोरूम पे, घर पे भी जल्दी नहीं किसी से मिलते थे। एक शादी में हमें सिर्फ मिले, शाही जी की बेटी की शादी थी, उनके घर के बगल में ही बलरामपुर गार्डन, वही शादी थी, तो 2 मिनट लिया और मिले हमसे, कहने लगे कि अब यहाँ हम लोग बात नहीं किए, हम जा रहे हैं। हम बहुत चाहते थे कि वो अपने उस अपहरण के बारे में कुछ सूचना दें, कुछ और दें, बातें ही नहीं करना चाहते थे, कहते थे बस बच के आ गए वही बहुत है। अब तो खैर नहीं रहे वो, तो उन्होंने पूरा सार्वजनिक जीवन अपना खत्म कर लिया, व्यापार उनका लगभग खत्म हो गया। ये स्थिति थी। ऐसे ऐसे लोगों का अपहरण करता था शिवप्रकाश शुक्ला और करोड़ों रुपए उस वक्त उगाही कर लेता था। बता रहा हूँ आपको, ये किस्सा शायद बताया होगा या नहीं, बता देता हूँ मैं, कि एक रस्तोगी व्यापारी है यहाँ पे, उनके बेटे का उसने अपहरण किया और एसएसपी ऑफिस, एसएसपी के घर के सामने से किया। गोमती होटल वहीं सामने है, एसएसपी रेजिडेंस सामने था, सप्रू मार्ग कहते हैं उसको। और जब बेटे को वो उठा के ले जाने लगा तो उसके पिता भी साथ में, तो दौड़े रस्तोगी जी, और उसने वहीं गोली मार दिया बाप को और बेटे को उठा ले गया। व्यापारी सब इतने परेशान हुए, मतलब पूरा लखनऊ बंद हो गया, पूरे लखनऊ शहर की दुकानें बंद हो गई, सारा व्यापार ठप हो गया। और उन्हीं दिनों मैं होम देखता था, तो एक राजीव रतन शाह थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, IAS से। रोज शाम को एक ब्रीफिंग होती है प्रेस की, शाम को 5 बजे, उसमें हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में बैठे थे। तब तक अचानक व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल आया, उन्होंने हम लोग से हाथ जोड़ते हुए कहा कि जरा ये लोग आए हैं, बहुत नाजुक मसला है, इन लोग से अगर आप लोग समझते तो 5 मिनट हम लोग बात कर लें, जरूरी हम लोग का बात कर लीजिए। तो उन्होंने बात में लोग एक ज्ञापन लेके आए थे कि हमें सभी व्यापारियों को रिवॉल्वर के लाइसेंस या हथियार के लाइसेंस दिए जाए। राजीव रतन शाह ने 2 मिनट में नहीं लगाए, एप्लीकेशन देखा, तुरंत उनको अलाउ किया कि आप जितने लोग चाहें, जैसे चाहें, जो हथियार लेना चाहें ले लें, सबको लाइसेंस मिलेगा, लिखित आश्वासन दे दिया। अच्छा, उसी बीच हुआ जाने लगे, फिर हुआ चाय पी के जाए, चाय पीने लगे। एक पत्रकार है, उन्होंने अचानक एक व्यापारी से धीरे धीरे बात करनी शुरू की, और फिर उसने किसी और से बतियाया, फिर उसने किसी और से, फिर अचानक से उठ के खड़े हो गए, बोले कि साहब नहीं, लाइसेंस नहीं चाहिए, और चले गए। उस राजीव रतन शाह समझ नहीं पाए कि क्या मामला है। फिर पूछा उनसे हम लोगों ने, भैया क्या समझा दिया उसको, कि उन्होंने कहा कुछ नहीं समझाया नहीं। हमने कहा भाई कि लाइसेंस आप लोगों को मिल गया, पैसा आप खरीद भी लेंगे, हथियार चलाएंगे कैसे? वो कहा ट्रेनर रख लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे। उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन जब मौका आएगा तो चलाने के लोग कलेजा कहाँ से लाएंगे? बोला हाँ ये गड़बड़ तो है। तो उसने सबसे बताया भाई चलाना मुश्किल है, ऐसी सी बात है। अब सबने कहा कि नहीं चाहिए, वो सब उठ के चले गए। तो ऐसी होती थी। और शिवप्रकाश शुक्ला का दहशत इतना ज्यादा था, लखनऊ में ही नहीं बाकी जगहों पे भी।
और बड़े बड़े हरिशंकर तिवारी, बड़े बड़े अमरमणि त्रिपाठी, मुख्तार अंसारी, सब के सब बिल्कुल दड़बे में थे। इन लोगों को डर लगता था कि पता नहीं उन्हीं का आदमी कब इनको मरवा दे। जैसे वीरेंद्र साहिब को हरिशंकर तिवारी मरवाया, अब इनको पता चला अमरमणि हरिशंकर तिवारी को मरवाना चाहता है, कोई किसी को मरवाना। अच्छा, उसको किसी से लेना देना नहीं था, उसको अपने पैसे से लेना देना था, सब कुछ लेना था। एक बिल्कुल तहलका मचा रखा था पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरी उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और परेशान थे कि कैसे क्या करें, समझ नहीं पा रहे थे। तो उसी बीच जब हरिशंकर तिवारी का हुआ तो हरिशंकर तिवारी ने साक्षी महाराज को समझाया कि आपको मारने जा रहा है, हमारे पास खबर है। और साक्षी महाराज, और उसने कहा, ये भी बता दिया कल्याण सिंह निशाने पर है। साक्षी महाराज ने कल्याण सिंह बताया, दोनों लोग नेता थे। कल्याण सिंह तुरंत घबराए और उन्होंने एसटीएफ बनाई। और एसटीएफ को इतने सारे पावर दिए थे कि पूछिए मत। एसटीएफ को के पास इतने पावर थे कि कभी भी स्टेट प्लेन लेके कभी भी कहीं भी जा सकते थे, देश के किसी हिस्से में जा सकते थे शिव प्रकाश शुक्ला को पकड़ने के लिए। अच्छा, जैसे आपको याद होगा जब एक बार अमेरिका इराक युद्ध हो रहा था तो जो सद्दाम हुसैन था रबर के टैंक जगह जगह लगाए हुए था, और अमेरिका उसी पे, अमेरिका और उनकी जो 36 या 38 मित्र सेनाएं थी रबर के टैंक पर रोज हवाई हमले कर करके आ जाती थी। आज इतने टैंक मारे, आज इतने मारे, उतने मारे, और सब रबर के टैंक होते थे, कहीं कुछ होता नहीं था। सद्दाम हुसैन जो इन लोगों से बेवकूफ बनाता रहा 30-35 दिन तक। तो शिव प्रकाश शुक्ला भी यही करता था। शिव प्रकाश शुक्ला करता ये था कि जो भी किसी को कॉल करता था वो नेपाल में एक पीसीओ को मिलाता था, और वो पीसीओ वाला फिर इंडिया में, लखनऊ में, यूपी में, जहां भी कहीं हो, वो वहां से कॉल पीसीओ वाला मिलाता, तब उसकी बात होती। तो जो बात होती तो उसकी अगर कॉलर आईडी आप लगाए हुए हैं लैंडलाइन पे, या आपके पास मोबाइल भी, बहुत भूले भटके लोग पास मोबाइल आ गए थे तो चार, तो नंबर नेपाल का आता था। ये लोग समझ ही नहीं पाते थे क्या करें, कहाँ से कॉल कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक सर्विलांस से आप फोन से पता कर सकते हैं भाई कहाँ से आया नंबर, किस नंबर से पता कर सकते हैं। अब तो खैर आसान हो गया है, कहीं से भी करें। वो पीसीओ के मार्फत रोज इधर उधर करता था, और ये लोग बहुत दिनों तक उसको चेक ही नहीं कर पाए। जान लीजिए, अपराधियों के लिए मोबाइल बहुत बड़ा संसाधन भी है, सुविधा भी है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। इन्हीं राजेश पांडे से एक बार मैंने कहा, सिपाही शुक्ला की हत्या हो चुकी थी, हत्या का इनकाउंटर जो कह सकते हैं आप, हो चुका था। एक ददुआ रह गया था। कल्याण सिंह ने सारे संगठित अपराधी खत्म कर दिए। तो हमने एक बार पूछा राजेश पांडे से, बताइए सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, ददुआ को क्यों नहीं मार पा रहे? अच्छा, उन्हीं कुछ दिनों पहले मैं ददुआ से मिलकर आया था, और ददुआ से मैं मिलने नहीं गया था, मैं गया था किसी और रिपोर्टिंग के लिए चित्रकूट। ददुआ ने हमको बुलवा लिया और इंटरव्यू करना चाहा, तो उसने कहा ठीक है बात के लिए इंटरव्यू जैसी कोई, वो समझ रहा था मैं उसके बारे में वहाँ कुछ जांच पड़ताल करने गया था। मैं तो गया था वहाँ को, जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी लौट के 1 पेज की, पाठा के, उसमें क्या नाम है, अवैध संबंधों की आग में दहकता पाठा क्षेत्र कहते हैं उसको। तो वहाँ कुछ जमींदार थे जो आदिवासी औरतों को रखैल बना लेते थे, उसे बच्चे भी पैदा करते थे। वो बच्चे अब अपना हक मांग रहे थे कि हम भी आपके वारिस हैं। वो कहते थे हमारा टेस्ट कराइए। तो उस पर एक वहाँ ज्यादा लंबा विवाद था, एक सामाजिक विग्रह हो रहा था, उसकी रिपोर्टिंग में गया था। गांव गांव में घूम रहा था, कैसे कैसे पूछ रहा था, पता कर रहा था किस किस की औरत कहाँ कहाँ, कैसे कैसे। वो एक अलग कहानी है। तो ददुआ को जब पता चला तो ददुआ ने हमको बुलवा लिया। हम 4-5 दिन रहे थे वहाँ पे चित्रकूट। उसी में नानाजी देशमुख से मैं मिला था, उनसे भी एक बढ़िया इंटरव्यू किया था। और चित्रकूट को नानाजी देशमुख ने बदल के रख दिया है। और मैं बताऊंगा, नानाजी देशमुख चित्रकूट में ना होते ना, तो जो दंतेवाड़ा है ना छत्तीसगढ़ में, उससे बड़ा नक्सलाइट एरिया होता चित्रकूट। नानाजी देशमुख ने बचा लिया उसे अपने सामाजिक कार्यों से। खैर, तो ये राजेश पांडे को मालूम हो रहा होगा, तो उन्होंने कहा आप तो ददुआ से मिल के आए, तो कह दीजिए उससे कि एक दिन मोबाइल ले ले। उन्होंने इसे कहा भाई साहब एक मोबाइल ददुआ के हाथ में थमा दीजिए, मार देंगे। बहुत ऐसे कहा जैसे मतलब कोई मतलब चाय कॉफी पी रहा हो, कह ददुआ को एक मोबाइल थमा दीजिए बस। और यकीन मानिए, ददुआ ने जिस दिन मोबाइल ले लिया, मारा गया। मोबाइल से लोग ट्रेस कर लेते हैं कहाँ से कौन क्या है, वो तो उसको फॉलो कर लेते हैं। ददुआ ने बहुत दिनों तक मोबाइल ली ले। अच्छा, वो मोबाइल दूसरे किसी औरत के चक्कर में और फंस गया और मारा गया। इनकाउंटर उसका तो लाइव इनकाउंटर दिखाया गया था। उस वक्त डीजी थे यहाँ ब्रजलाल, आजकल राज्यसभा में है भाजपा के कोटे से, उन्होंने वो भी इनकाउंटर में शामिल थे, तो दिखाया जाएगा था। और सोचिए वो जो ददुआ था कुर्मी जात का था। बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग उसके उसमें पहुंचे तो कहे कुर्मियों के साथ अत्याचार हो गया। दुर्दांत अपराधी था ददुआ भी।
बड़ा शिव प्रकाश शुक्ला पे फिर लौटते हैं। तो शिव प्रकाश शुक्ला से बड़े बड़े अपराधी, ये मुख्तार अंसारी दड़बे में दुबक गया था बिल्कुल। मुख्तार अंसारी की बात करूं मैं आपको, तो मुख्तार अंसारी आपके गाजीपुर के रहने वाला, और ब्रजेश सिंह है बनारस के, ब्रजेश सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था। गाजीपुर में कुछ ऐसे मसले आए जहां ब्रजेश सिंह ने कुछ हत्या कराई, जमीन उमीन का झगड़ा था। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह का साथी था, सोचिए, क्लास फेलो भी रहा शायद, यूपी कॉलेज में पढ़ा हुआ वो भी, और दोनों साथ साथ घूमते थे। मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह का चेला था। ब्रजेश सिंह को जान लीजिए, ब्रजेश सिंह को बहुत कम लोग नाम जानते हैं बतौर माफिया। यूपी क्या उत्तर भारत में ब्रजेश सिंह जैसा माफिया दूसरा नहीं है। हरशंकर तिवारी वाली ब्रजेश सिंह के बच्चे हैं, चूजा जो कहते हैं, चूजे हैं। एक समय था, अब तो ब्रजेश सिंह भी निष्क्रिय हो गया, और उसका भाई चुलबुल सिंह बाद में एमएलसी भी हो गया था भाजपा से। तो ब्रजेश सिंह, अब सोचिए, सरेंडर किया बेंगलोर से। बेंगलोर में तब युवा क्या मार दिया जाएगा, तो उसने बेंगलोर में सरेंडर किया। खैर, वो दूसरा किस्सा। तो ब्रजेश सिंह की बिना मर्जी के नॉर्थ इंडिया में कोई AK-47 नहीं खरीद सकता था, क्या कोई हो। कह रहा हूँ, हरशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के आगे बच्चे हैं, चूजे हैं। तो डीपी यादव, एक समय था कि हरशंकर तिवारी और डीपी यादव में बड़ा अच्छा संबंध था। हरशंकर तिवारी को पंडित जी कहते थे, और वो दही वही खाते, दही भात खाने वाले आदमी। शराब का सबसे बड़ा सिंडिकेट था हरशंकर तिवारी के पास और डीपी यादव के पास। वेस्टर्न यूपी डीपी यादव, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी हरशंकर तिवारी। नाम किसी के हो, ठेका उन्हीं का होता था, और वो जिसका ठेका होता उससे वसूली, मतलब वो अपना एक सिंडिकेट बनाए होते थे, कोयले का, ईंट भट्ठे का, शराब का, मतलब बहुत बड़े बड़े कारोबार इन लोगों के, जान लीजिए। दवाओं की, यहाँ तक कि दवाओं की दुकानों के लाइसेंस, उसमें भी इन लोगों का सिंडिकेट है। तो डीपी यादव भी खत्म हो गए और जेल चले गए। कारण हरशंकर तिवारी खाली बार बीर बहादुर सिंह समय में NSA लगा, शाही और तिवारी दोनों लोग गए एक बार, बस दोबारा जेल भी नहीं गए, एक सजा नहीं हुई। सजा तो खैर शिव प्रकाश शुक्ला को भी नहीं हुई, 2-3 साल 4 साल में निकल गए। तो शिव प्रकाश शुक्ला कह रहा हूँ हमारे घर में रहता था, और वहाँ उस घर से स्कूटर बुक करके बात करता था और छोड़ के निकल गया। और जो हमको सिक्योरिटी दे गया था, सिक्योरिटी आज तक लेने नहीं आया कोई। वो ब्रोकर ने चाहा हमको कि हम पैसे उसको वापस, हमने कहा उसको दे ही सर। अब हमें क्या मालूम था वो कौन था क्या नहीं था, हमने कहा उसको सामने दे ही, किस तरह हमारा घर छोड़ के गया। बाद में पता लगा प्रॉपर्टी डीलर ही सारे सामान उठा ले गया, उसको ले गई, मतलब जो था। दोस्तों, राजेश पांडे चूंकि हमारे परिचित थे, अरुण कुमार, उनसे जहाँ से उन्होंने बात कराई और सारी बातें खत्म, चूंकि हम खुद शिव प्रकाश शुक्ला के खिलाफ दर्जनों खबरें तब तक लिख चुके थे। शिव प्रकाश शुक्ला भी हमको खबरें देता था पुलिस के लिए कि देखिए भैया ऐसे है ऐसे है। दोनों पक्ष हमको खबरें, हमको क्या लेना था, हम तो खबरों से हमें लेना देना था। अगर खबर आप दे दें तो आपसे ले लें, उसे खबर दे, और उन खबरों की हम तस्दीक कर लेते थे। एक बार, कई बार लोग फर्जी खबरें भी देते तो उसको हम रीचेक कर लेते थे, तस्दीक करके। एक आध बार शिव प्रकाश शुक्ला ने फर्जी खबरें भी दी, और इन लोगों ने भी कई बार गड़बड़ खबरें दी, तो उनकी बिना तस्दीक के हम छापते नहीं थे, लिखते नहीं थे। तो वो भी बताता था ऐसे है वैसे है। अच्छा, दोनों की बातें एक दूसरे को पता भी लग जाती थी, ये भी जान लीजिए। वो हमसे पूछते थे कैसे कैसे हो गया, वो हमसे पूछते थे हमसे कैसे, ऐसे और भी रिपोर्टरों से भी लोगों की बातचीत होती रहती थी। तो अच्छा, तब रिपोर्टरों के साथ ये था ना, अभी जैसे आप कहते हैं मिसरी पत्रकारिता, माफ कीजिए, मैंने मिसरी पत्रकारिता कभी नहीं की, मैंने रोटीदार के लिए पत्रकारिता की। मिसरी पत्रकारिता करते थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ये लोग मिसरी, गणेश शंकर विद्यार्थी। हम लोग तो रोटी दाल चलाने के लिए छोटे छोटे काम किए। हाँ, दलाली नहीं की कभी, किसी की दलाली नहीं। और सीना तान के आज भी बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, कहाँ था बोलिए, एक पैसे की कभी किसी की दलाली नहीं। सोचिए MJ अकबर बहुत बड़े पत्रकार हैं। एक समय काशी राम ने कहा कि अरे MJ अकबर, वो तो मैसेंजर बॉय है, पत्रकार कहाँ है, ऐसे बोला। हुआ था काशी राम और चंद्रशेखर के बीच आदान प्रदान MJ अकबर ने कराया था, तो उनका वो तो मैसेंजर बॉय, पत्रकार कहाँ है। ये काम भी मैंने कभी नहीं किया, नहीं करना चाहिए किसी भी पत्रकार को, और पत्रकार को कभी पक्षकार नहीं बनना चाहिए किसी भी। आप सभी पक्षों से मिलिए, खबरें लीजिए, लिखिए। अब पक्षकार बन के आप खबरें लिखेंगे तो फिर पत्रकार नहीं रह जाएंगे, फिर वही आप जो कह रहे हैं तो पत्रकार हो जाएंगे। बहुत सारे पत्रकार हैं जो दलाली में बिल्कुल आकंठ डूबे हुए हैं, अरबपति हो गए हैं। हम तो आज भी रोटीदार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोटीदार की नौकरी थी हमारी बस, और वो हमने ईमानदारी से की, और आज भी मैं ईमानदारी से बात करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप ही से बातचीत होती है या होती रहती है, मैं कभी किसी के बारे में कहता हूँ क्या ये अच्छा या बुरा, या जो जैसा है वैसा,
जस की तस धर दीनी चंद्रिया कबीर की तरफ से। कभी ये नहीं कि उनके लिए थोड़ा सा रियायत बरत लें, उनके लिए कुछ और कर लें, ऐसा तो मैं कभी नहीं करता। करता हूँ क्या? नहीं करता किसी भी के लिए। तो पत्रकार को ऐसे ही होना चाहिए। सूत्र तो सबको अपने रखने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है, सभी पक्षों से करनी पड़ती है, और चाहे किसी पार्टी का नेता हो उसे भी बातचीत करनी चाहिए। ये थोड़ा किसी से आप बात चले उसके हो गए या उससे बातचीत इसके हो गए, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है, क्या करें, तकलीफ होती है देखिए कि हर आदमी दलाल बनना चाहता, पत्रकार नहीं बनना चाहता। हम लोग थे तो लिखने के लिए, खबर ब्रेक करने के लिए रोते थे और उसी के लिए लड़ते मरते थे। सोचिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारी खबर पर जेल गया, एक मामूली सी खबर थी, उन्नाव मंडी समिति का घटना था, और मुख्तार अंसारी, उसका दबदबा इतना था, मैंने विधानसभा में देखा एक बार, ये जो अपने को बड़े भारी पॉलिटिकल लोग बनते हैं ना और दुनिया में खिलाते चीखते हैं, विधानसभा में मुख्तार अंसारी से डरते देखा लोगों को मैंने। केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे, रोमेश भंडारी राज्यपाल थे, कल्याण सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई थी मायावती के समर्थन वापसी से, और कल्याण सिंह को रोमेश भंडारी चाहते थे कि सरकार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए समय दिया और चाहते थे गिर जाए। उन्होंने 2 लाइन का जो संदेश दिया था, उनका फ्लोर पर बहुमत साबित करें और पूरी कार्रवाई बिना 1 सेकेंड रुके पूरी की जाए, ये निर्देश थे। रोमेश भंडारी को जानते थे मारपीट होगी, दुनिया में हल्ला गुल्ला होगा, तो उनका स्पष्ट निर्देश था उसमें कि बिना 1 सेकेंड कार्रवाई रुके बहुमत साबित किया जाए। केसरी नाथ त्रिपाठी जैसा घाघ विधानसभा अध्यक्ष, मैं उनकी निंदा भी करता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। मारपीट होती रही, चलता रहा माइक, यहाँ से वहां मेज तोड़ी जाती थी, इधर उधर बवाल हुआ। केसरी नाथ त्रिपाठी अपने मेज के नीचे छुप गए, उनके मार्शल सब अगल बगल खड़े रहे और वो लगातार वो आदमी बोलता ही रहा, और जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो गई तब तक केसरी नाथ त्रिपाठी बोलते रहे, और अंत में उन्होंने कहा कि कृपया पर्यवेक्षकगण नोट करें कि कार्रवाई 1 सेकेंड के लिए भी रुकी नहीं है, और फिर बोलना बंद किया। अच्छा हुआ ये कि जब कल्याण सिंह को तोड़ना, तो सब मायावती ने अपने सारे विधायकों को विधानसभा के सामने उनके पार्टी कार्यालय का दफ्तर तो वहां जाकर रोक दिया था, 2-3 दिन से वहीं बंद रखी थी, और पैदल वहां से आया जाता, सड़क पार करनी खाली, वहां से भी बस में भर के विधानसभा में जाए, और गिनती वहां भी की, गिनती यहाँ भी की। बल्कि यही राजेश पांडे थे, तो एक अरुण चतुर्वेदी थे एडीएम, उनसे कहा कि सर इस तरह की गिनती हम लोगों की मुरादाबाद ट्रेनिंग स्कूल में भी नहीं होती, जैसे विधायकों को गिन रही है, लगातार खुद गिन रही थी मायावती के को, और नसीमुद्दीन उनको आगे पीछे लगे थे। खैर लाइन लगवा के आगे आगे मायावती, पीछे पीछे नसीमुद्दीन, सारे विधायकों को लाइन से विधानसभा में लेकर आए। मैं देखते देखते मायावती विधानसभा के अंदर घुसी, मैं प्रेस गैलरी में बैठ गया, जाके अगल बगल से गेट से आके प्रेस गैलरी में बैठा, और मायावती अचानक आई, और फिर अच्छा तब तक कांग्रेस टूट चुकी थी, नरेश अग्रवाल लोकतांत्रिक कांग्रेस बनवा चुके थे, और उसमें हरशंकर तिवारी जैसे लोग आ गए थे, मार्कंडेय चंद आ गए थे, तो मार्कंडेय चंद तो बसपा में थे, वो बाद में आए। तो लोकतांत्रिक कांग्रेस बना के 11 उनकी टूटने भर की नौबत नहीं थी, लेकिन केसरी नाथ त्रिपाठी ने बेईमानी से पूरी विधानसभा चला दी। तो आई और मायावती जो घुसी, प्रमोद तिवारी सामने मिल गए, और प्रमोद तिवारी से बिल्कुल, मायावती जनरली तेज तेज बोलती नहीं, उनका देखा तुम्हारी पार्टी टूटी, हमारा एक एमएलए नहीं टूटा, और मायावती आगे आगे। अच्छा वो सब जो मायावती के विधायकों को जहाँ बैठना था विधानसभा में, वो बैठे नहीं, तो यहाँ मायावती रुक गई, और उनके परेड करते उनके सारे विधायक भाजपा के खेमे में चले गए सीधे परेड करते हुए निकलते चले गए। तो प्रमोद तिवारी क्या बोलते, जब हमने उस वक्त पर की रिपोर्ट जब लिखी थी, तो एक शेर कोट किया था, मुझे अभी भी याद है कि सवाल हम क्या देते, जवाब हम क्या देते, खो गए सवालों में। तो प्रमोद तिवारी से मायावती कह रही थी देखो हमारा एक भी विधायक नहीं टूटा, प्रमोद तिवारी उधर देख रहे थे, उधर जा रहे थे परेड करते हुए उधर, तब उन्होंने मायावती को दिखाया, को देखिए आप, देखा तो बिल्कुल घबरा गई वो, ये क्या हो रहा, क्या हो रहा। अच्छा अच्छा उस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने जानते थे एक हंगामा होगा, हंगामा करना शुरू किया, और उनको
सारा इरादा था कि जो काम गेस्ट हाउस में नहीं हो पाया था वो विधानसभा में किया। क्यों? विधानसभा में फोर्स नहीं होती, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होता। तो उनके हंगामे का जानते थे कि पार्टियां टूट गई और कल्याण सिंह बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन वो जानते थे मायावती ने कि मारपीट होगी, मायावती को उसी में मार दिया जाएगा, मारा जाएगा। ठीक से मारा, पूरी प्लानिंग के साथ, फुल प्लानिंग थी। प्रमोद तिवारी ने सब मामला बिगड़ दिया। प्रमोद तिवारी तुरंत खड़े हो गए और व्यवस्था का प्रश्न उठाने लगे, देखिए मानव क्या हो रहा है, ये हो रहा है। उसी बार मारपीट शुरू हो गई। मायावती इतनी होशियार महिला, तुरंत समझ गई। उसने मुख्तार अंसारी को इशारा किया। अच्छा, मुख्तार अंसारी 6 फुटा आदमी, लंबा सा, वो तुरंत आया मायावती के पीछे। और मायावती वहां बिल्कुल जो बच्चे बकैया बकैया चलते हैं ना, घुटनों पे आ गए बकैया बकैया, और मुख्तार अंसारी ने यूं हाथ फैलाया और पीछे पीछे मायावती के खड़ा हो गया, यूं यूं करते हुए। किसी एक सिपाही की हिम्मत नहीं हुई वहां चला जाए, और मुख्तार अंसारी न रहा होता, मायावती वहीं मारी गई होती। जान से भले न मारते, सब मारते बहुत उनको, क्योंकि बाकी लोगों को मारा गया। बहुत लोगों के सर फूट गए, बहुत लोगों के हाथ टूट गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। मायावती एक, अच्छा उसके जो सिक्योरिटी थी बाहर खड़ी थी, भीतर वो क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। अच्छा, मुख्तार अंसारी भी अकेले कितने लोगों से बचाते। अच्छा, इतनी मारपीट हुई कि फिर राजेश पांडे याद आते हैं। उस विधानसभा में भी राजेश पांडे बुलाए गए, सोचिए। और मारपीट, और 2 दरोगा लेके आए, राजेश पांडे ने ही फिर सारे विधायकों को शांत कराया, इधर उधर फेंक फेंक के, ढकेल ढकेल के। और राजा भैया बहुत बड़ा गुंडा बनता है, दुबक गया था मेज के पीछे, मारना चाहूँ, ये स्थिति थी। एक बालचंद मिश्रा थे कानपुर के, और 2 एक लोग और थे, यही लोग लड़ रहे थे, बाकी सपाई लड़ रहे थे। और मुझे भूलता नहीं कि एक सपा के एक विधायक थे, सपा के विधायक कर रहा हूँ, भाजपा के एक विधायक थे, बुजुर्ग थे, जाके मेज के नीचे छुपे थे। एक विधायिका आई, वो भी मेज नीचे, उनको बुला लिया, और वहां भी बाज नहीं आया, वहां भी उनको बचाते बचाते सहलाने लगे थे विधायिका को। ये स्थिति थी। और अचानक एक आदमी आया सफाई, और वो माइक उखाड़े था डंडा, उस डंडे से उसने ऐसे ऐसे किया और मारा उनके हिप पे महिला कस के, और बिल्कुल चिमला की और चिपक गई उस विधायक से। तो अजब अजब मंजर थे। लेकिन वो मायावती का जो मतलब तुरंत जो फैसला लेने का था, वो प्रमोद तिवारी हल्ला मचाते रहे, व्यवस्था का प्रश्न उठाते रहे, दुनिया में मारपीट शुरू हो गई। वो तुरंत बच्चों को बकैये बकैये, और मुख्तार अंसारी को इशारा किया, मुख्तार अंसारी ला के यूं वहां हाथ करके और निकाल दिया। और बाहर उसके सिक्योरिटी खड़ी थी, फिर बाहर सिक्योरिटी के ये लोग अंदर मारा पीट, मकसद इनका खत्म हो गया था। स्थिति ये थी कि उस वक्त भी सपा भी टूटने को तैयार थी उस वक्त। एक हमारे गोरखपुर से आती थी महिला, क्या नाम था उनका, शारदा देवी, तो सपा की एमएलए थी। ये क्या नाम है इनका, रविंद्र सिंह की पत्नी है गौरी देवी, ये भी हर मतलब सब लोग बीमार पड़ के ये हुआ कि वोटिंग नहीं करेंगे, ये स्थिति थी। व्हील चेयर पे आई थी लोग, और केसीदास त्रिपाठी के कमरे में देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ, काम काली कहो तू काली का करी बाबू, ऐसा हालत है, बीमार लाई बाड़ी, तबियत खराब बा, सबके भीख जारी भइल बा, आई बाड़ी अध्यक्ष जगह, तो इस तरह से बात कर रही थी वो कि हमको मतलब वोटिंग न करने दिया जाए। पूरी तैयारी थी, सपा भी टूटी हुई थी, लेकिन मारपीट ऐसी शुरू हुई। फिर बाद में मोहम्मद साहब ने मुख्तार अंसारी से डरते मैंने लोगों को विधानसभा में देखा। जी पूछे। गुरुजी आप मैं सवाल ये पूछ रहा था कि राजेश पांडे जी ने बताया है कि शिव प्रकाश शुक्ला जो है वहां गाजियाबाद में पकड़ा गया, ये वो असलियत लोग बताते हैं कि उसको पालम एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया गया था। और बिल्कुल ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वो भी किस्सा बता रहा हूँ, वो भी किस्सा बता रहा हूँ, उस पर मैं ही रहा था, मुझे सिलसिलेवार आने थे। वह है कि शिव प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी गोरखपुर में, उसके कई गर्लफ्रेंड थी, पैसे थे उसके पास, ऐश करता था। एक गर्लफ्रेंड थी उसकी गोरखपुर में, वो किसी पीसीओ से अक्सर फोन करती थी शिव प्रकाश शुक्ला को। ये बात वहां एक गोरखपुर में डीआईजी थे एसएन सिंह, लखनऊ में वो एसपी सिटी में रह चुके थे, वो मिलिट्री बैकग्राउंड के थे। एसएन सिंह को कहीं से पता चला, एसएन सिंह भी बहुत ईमानदार पुलिस अफसर थे, यहाँ एसपी सिटी लखनऊ में, तब उनसे मेरा परिचय हुआ था। तो वहां बाद में गोरखपुर में डीआईजी थे उन दिनों, उनको कहीं से एक खबर मिली कि वो लड़की शिव प्रकाश शुक्ला से बात करती है। तो उस पीसीओ को उन्होंने वॉच करवाया, और उस पीसीओ को टेलीफोन एक्सचेंज से कह के टेप करवाने लगे। उस पीसीओ से उस लड़की ने एक दिन फोन किया शिव प्रकाश शुक्ला को, वो कहा कि बहुत दिन हो गए, तुम आए नहीं, मिले नहीं, ये नहीं वो नहीं। उसने कहा कि घबराओ नहीं, कल की फ्लाइट से मैं रांची जा रहा हूँ,
और रांची वाला काम होते ही तुम मेरी बाहों में, इस तरह की कुछ बात कही। एसएन सिंह ने तुरंत एसटीएफ को वो खबर दे दी कि साहब रांची, दिल्ली से वो किसी फ्लाइट से जा रहा है रांची, ये पता करिए। तो ये पूरी एसटीएफ की टीम दिल्ली पहुंची रातों रात और रांची की फ्लाइट का पता किया। रांची की फ्लाइट में वो बैठ गया था श्री प्रकाश शुक्ला अनुज सिंह के साथ, और वहां भी जाहिर है कोई अपहरण के चक्कर में था, अपहरण की हत्या था, जो भी था, उसको फ्लाइट से खींच लिया और खींच के लाए और वहां से गाजियाबाद में उनको रोका, कहीं किसी घर में कोई पहले से दे रखा था। गाजियाबाद उस घर में इंट्रोगेट किया, वीडियो बनाया पूरा। वो वीडियो कल्याण सिंह को दिखाया गया है और वीडियो में के बाद जब कल्याण सिंह ने इशारा दिया तभी उसको वहां इनकाउंटर दिखाया गया। ये सब लोग जानते हैं। कोई अच्छा, उसके पास से काफी पैसे भी बरामद हुए, ये भी जान लीजिए। लाखों रुपए मिले थे, लाखों करोड़ों रुपए। कहा जाता है कि पुलिस ने, एसटीएफ ने आधे से अधिक पैसा आपस में बांट लिया, बाकी कुछ लाख रुपए उन्होंने जमा भी किया था सरकारी खजाने में। हिसाब इतना मिला उसके पास से। सच ये है कि वो फ्लाइट से खींचा गया और एसएन सिंह को उसका श्रेय जाता है। एसएन सिंह को अगर वो टिप न देते और लड़की, मगर ज्यादातर अपराधी हरिशंकर तिवारी इसीलिए बचे रह गए, उनके पास औरतों का गेम नहीं था, शराब का गेम नहीं था, और प्लानर बहुत अच्छे थे। प्लानर श्री प्रकाश शुक्ला भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो लोगों के लिए हायर हो जाता था ना। आप चाहिए आप हायर कर लीजिए, हम चाहे हम हायर कर लें, और दोनों पक्षों से पैसा ले लेता था। आपको भी मारेगा, आपको भी मारेगा, ये स्थिति थी। वो किसी का नहीं था श्री प्रकाश शुक्ला। इसी अच्छा, उसने अंधाधुंध संपत्तियां कमाई। लखनऊ में बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी थी, सब जब्त हो गई उसके मरने के बाद, अलग बात है। उसके पिता के नाम प्रॉपर्टी बहुत सारी, अरबों की संपत्ति छोड़ गया भाई वो। और वो बेनामी उनामी नहीं करता था, अपने नाम क्या नाम है, शादीशुदा था नहीं, पिता के नाम, इनके नाम कर, सब जब्त हो गए। ये लोग होशियार, जैसे हरिशंकर तिवारी के लिए वीरेंद्र शाही कहता था कि उनके पास तो एक नेपाली चौकीदार है, एक कुर्सी है, दो कुर्सी है, एक मेज है, बस यही उनकी प्रॉपर्टी है। उनके नाम कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं रखते थे अपने नाम से। और तब जबकि हरिशंकर तिवारी की बेटी की शादी जब हुई थी, अपने गांव से की थी। 2-3 किलोमीटर गाड़ियां पार्किंग के लिए जगह नहीं, 2-3 किलोमीटर गाड़ियां सड़कों पे खड़ी थी, पैदल गए थे। एक से एक आईएएस अफसर, एक से एक पॉलिटिशियन, सब लोग पहुंचे थे, सोचिए आप। तो हरिशंकर तिवारी का भी भय था लोगों में, श्री प्रकाश शुक्ला का। उससे श्री प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी के साथ ये था कि वो आपको समय देते थे काम करने का, कि करिए करिए। श्री प्रकाश शुक्ला के पास समय नहीं था। मुझे याद है कि लखनऊ में रायबरेली रोड पर माल एवेन्यू के पास एक हत्या हुई, क्रॉसिंग के पास, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ मारा 4-5 लोग उसने। अब पुलिस पहुंची, हमको भी खबर मिली, और भी तमाम 3-4 पत्रकार हम लोग दौड़े, अब पहुंचे। एक क्या नाम है, सुल्तानपुर रोड पर एक फार्म है, वहां पे सरकारी है, क्या कहते हैं उसको, गंजहा क्या है कुछ करके है, वहाँ डेयरी टाइप का है, मुर्गी पालन होता है। वहां तक वो गाड़ी, वहीं आके उसने गाड़ी छोड़ दी, गजरहिया फार्म। तो वहां आया, वहीं गजरहिया फार्म की तरफ गया, वहां से फिर खेत शुरू होते थे, नदी का पाट था, गेहूं के खेत थे। यही हमारा ख्याल है दिसंबर का महीना था, दिसंबर जनवरी का, तारीख नहीं याद आ रही। भागी भागी पुलिस भी गई, हम लोग भी गए, और सोचिए खेत में गेहूं की फसल बहुत लंबी नहीं होती, और वही दिसंबर जनवरी में छोटी छोटी। उन खेतों में घुसा और बकरियां बाद में उसके निशान मिले। पुलिस ने जब वो खोता ना, इधर उधर किया, कुत्ते उत्ते दौड़ाए, तो कुत्ते उत्ते गए, तो सब निशान थे उसके, बकरियां चलने के, हाथ के, पैर के, घुटनों के सब निशान थे। और वहां से वैसे निकल गया वो, और फिर जाने के कहा जाके निकला। तो इन सब मामलों में एक बार यही एसटीएफ जो राजेश पांडे जिसमें थे, ये लोग मुकामा गए, बिहार का एक माफिया था, देखिए उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो विधायक भी था। उसने हायर किया था श्री प्रकाश शुक्ला के लोगों को, कहीं से पता चला कि वहां गया है सूरज भान। तो सूरज भान ने श्री प्रकाश, वो माफिया उसको हायर करती थी, सोचिए, अपने कामों के लिए। अच्छा, चूंकि यंग था, नई उम्र थी, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 20-25-30 साल की उम्र थी। तो मुकामा ये लोग स्टेज प्लेन लेकर गए, और मुकामा में रेड चारों से घेरा हो रहा, नदी में, गंगा नदी में कूद गया। ये लोग देखते रह गए और निकल गया। तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का वो अपराधी था। मैं माफिया नहीं मान पाता उसको, क्योंकि अपराधी था, अपराधियों के लिए ज्यादातर वो काम करता था,
ज्यादातर अपराधियों की। भाई कोई शरीफ आदमी तो किसी से कहेगा नहीं कि इनको कर दो, उनको कर दो। ये अपने पैसे जरूरत हो तो देख लेता था पैसे वाला आदमी कौन है, उसकी पूरी। आपको बताऊं कि सुब्रत राय के छोटे भाई तक का अपहरण करना चाहता था जबरत राय का। ये बात हमको राजेश पांडे ने बताई। लाल बाग में किसी महिला से मिलने जाते थे जबरत राय, उसे पूरी, अच्छा ये सब चूना वो जो कहते हैं ना कि रेखी करना, वो रेखी कर लेता था। तो लाल बाग जो यहाँ हजरतगंज के पास में है, वहां जबरत राय किसी महिला से मिलने उन्हें जाते तो उसे रेखी कर ली थी और बस उठाने ही वाला था। और बाद में फिर उनको बता दिया गया कि वहां जाना बंद कीजिए, ये खतरा है। तब जाके वो भी एक सारा की महिला थी, उनको बताया गया, फिर उन्होंने सुब्रत राय को बताया, सुब्रत राय ने फिर जबरत राय को। तो वो बस कह रहा हूँ कि 1-2 दिन की दूरी पे था, दिखा देता हूँ। और वो पैसे बहुत लेता था, करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं करता था। और चूंकि यंग था, उसको आलस नहीं था, मतलब फुर्तीला भी था, अय्यास भी था, तमाम सारी चीजें थी। और उसको रंगबाज नाम से आया ना एक OTT, रंगबाजी है शायद नाम उसका। बहुत उसको ठीक से प्लान नहीं कर पाया, रंगबाज नाम ही, वो रंगबाज ही था जो क्या मैं अपराधी, रंगबाजी में मारा गया। और अगर इस तरह की हरकतें अगर उस लड़की को न बताता मैं रांची जा, तमाम सारे लोग होते हैं, हरशंकर तिवारी को मैं देखा था, वो अपनी बातें बताते नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कभी नहीं बताते, कभी नहीं। कोई बदमाश, इवन आजकल के मिनिस्टर्स, अब तो एक मजबूरी हो गई कि आपको रोज का टाइम टेबल देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी देना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री का पूरे दिन का कार्यक्रम आ जाता है कि साहब आज ये इस शहर में, ये इस शहर में, ये इस शहर में, या यही कार्यक्रम या ये कार्यक्रम। उस वक्त सिर्फ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आता है, बाकी मिनिस्टर, अब तो मिनिस्टरों के भी सुनता आ जाता। तो लेकिन फिर भी लोग बच के संभल के रहते हैं, क्योंकि खतरा तो सबको रहता है, जान का खतरा, माल का खतरा। शिवप्रकाश शुक्ला को कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। और तमाम गर्लफ्रेंड से उसकी, तमाम गर्लफ्रेंड क्या थी, सब पैसे लूटती थी उससे, ये लोगों से लूटता था, वो उससे लूटती थी। गोरखपुर वाली थोड़ी सीरियस थी, सुनता हूँ उससे शादी वादी करना चाहता था। ने सोचिए उस गोरखपुर की लड़की के पास इतना पैसा नहीं था कि वो PCO आती थी, उसके घर में फोन नहीं था, वो PCO आती थी। अच्छा, शिवप्रकाश शुक्ला के पास उस वक्त भी 3-4 मोबाइल फोन थे। अच्छा, चाहता तो वो गर्लफ्रेंड को भी मोबाइल दे सकता था, लाइन दिलवा सकता था, या उसको भी ठीक से बता देता भैया नेपाल के उस PCO पे फोन करो, उससे फिर हमको करो, तो वो भी भ्रम हो जाता। उसके ज्यादातर फोन आते जाते थे नेपाल के PCO मार्फत। ये लोग समझ नहीं पाते थे नेपाल कैसे चला गया, अभी तो यहाँ था, कहते थे राजेश पांडे अभी तो कल लखनऊ तो ससुराल पता नहीं कैसे नेपाल पहुंच गया। अच्छा, शिवप्रकाश शुक्ला, अरे राजेश पांडे के साथ एक खासियत और है, आप ये भी जान लीजिए, वो इलाहाबाद में पढ़े लिखे हैं, ठीक, मूल निवासी वो गोरखपुर के हैं, इटार के पांडे हैं, वो रहे नहीं गोरखपुर में, ने उनके पूर्वज वहीं से आते हैं, इटार के पांडे हैं। और उनके कनेक्शंस भी रहे हैं गोरखपुर में अच्छे खासे। और शिवप्रकाश शुक्ला को लेके ही तो राजेश पांडे का नाम सामने आया भाई, उसके पहले कौन जानता। तो हम लोग जानते थे, क्योंकि रिपोर्टर थे, वो पुलिस में थे, तो खबरें उन्हें बताते रहते थे, कोई छोटा मोटा काम होता था तो करवाते रहते थे। और बहुत विनम्र आदमी थे राजेश पांडे। और देखिए उसका, उनको पारिश्रमिक जो कहते हैं, पारितोषिक भी अच्छा मिला, उनके बच्चे अच्छे निकल गए, उनकी बेटी IAS निकल गई, बच्चे, मतलब उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। और जो होता है ना कि ईमानदारी का सिला मिलता है, राजेश पांडे बहुत ईमानदार लोगों में से रहे, और बहुत विनम्र लोगों से। नहीं कि कई लोगों को ईमानदारी में देखा मतलब बदतमीज हो जाते हैं, राजेश पांडे ऐसे नहीं। कह रहा हूँ राजेश पांडे को तो हमसे 2-4 लोगों ने कहा, तो हमने 1-2 सीरीज उनकी देखी। अगर थोड़ा सा वो तटस्थ होकर उस सीरीज को चलाते ना, हमारे जैसे किसी मित्र से सलाह लेनी होती कि इसको कैसे किया जाए, आप अपने ही को हर जगह रखेंगे तो फिर कहानी कहाँ बनती, उसमें फंस गए। हालांकि चूंकि उनके पास घटनाएं और अनुभव रोमांच बहुत है, कई सारे केस उन्होंने सॉल्व किए, 1-2 केस नहीं सॉल्व किए। कहता हूँ कुछ बार कल्याण सिंह के समय में जब हुआ था, तो विधानसभा में राजेश पांडे ने आके रोका था विधायकों की मारपीट को। और बड़ी, मतलब वो फिजिकली भी फिट थे, तभी ना, बिना फिजिकली फिट हुए आप कर नहीं सकते थे। क्योंकि विधायक तो इतना बदतमीज होता है कि आपको भी मार सकता है ना, पुलिस थोड़ा देखता है। आप रुकने हाथ पकड़ा आपने, तो आपको भी 2 थप्पड़ लगा दिया, क्या करने का। राज पांडे ने आके हाथ पकड़ा था लोगों का, तो हम इधर उधर धकेला था, इधर किया उधर किया,
लड़ने से रोका लोगों को। और विधानसभा की मारपीट तो अभूतपूर्व थी, मेरी आंखों में आज भी बसी, मैंने उससे मतलब आंखों देखा हाथ दिखा था विधानसभा की मारपीट का। तो और बहुत पसंद किया गया था, बल्कि एक शैलेश है जी न्यूज में थे तब, वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकाबला इसी तरह से प्रिंट मीडिया कर सकता है। भाई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैमरा लगा दिया, आप देखते रहिए क्या हो रहा है। अच्छा उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ बहुत ज़्यादा उस वक्त थी नहीं, और उस वक्त शैशव अवस्था में थी, और प्रेस गैलरी से आप क्या क्या दिखा देंगे। तो वो भी अचानक हुआ, हल्ला हुआ कि ये हो गया वो हो गया, तो आ गए लोग, कुछ लोगों ने फोटो खींच ली, कुछ लोगों ने वीडियो बना दिया। अच्छा तब मोबाइल इतना चलन में नहीं था, तो अच्छा उस वक्त तो खैर मोबाइल था भी नहीं, तो इस तरह से चल गया था। जी बताएं। राजेश पांडे जी ने अपने किस्सा गोई में बताया है कि जब इसका शिव प्रकाश शुक्ला का जब एनकाउंटर हो गया तो राजीव रतन शाह साहब बाई चांस उस दिन दिल्ली में थे सपरिवार, और इसकी डेड बॉडी शायद पोस्टमार्टम के लिए गई थी गाजियाबाद सिविल हॉस्पिटल। तो राजीव रतन शाह साहब ने कहा कि नहीं, आई वांट टू सी द डेड बॉडी। तो वो बाकायदा आए थे और पुलिस ने शिव प्रकाश शुक्ला की डेड बॉडी राजीव रतन शाह साहब ने स्वयं देखी थी। हाँ देखिए, ये बात उन्होंने अपने किस्सा कोई एपिसोड में बड़ी डिटेल हाँ में बताई। इत्तेफाक था कि जिस दिन वो मारा गया शिव प्रकाश शुक्ला, मैं वैष्णो देवी गया हुआ था। दूसरे दिन खबर देखी मैंने अखबार में, और फिर अनूप सिंह की फोटो देखी तो मैं पहचान गया कि आदमी तो हमारे यहाँ था ही। तब तक हमें याद आया कि ये लड़का तो हमारे घर आया था किराए के लिए। और सोचिए कि वो जो विश्वास करके उसने पता दिया था हमको कि वहाँ घर बन रहा, वहाँ वो सब फर्जी पता था, कहीं कुछ नहीं था। वो तो बाद में जब एग्रीमेंट मैंने दिया, उसमें एग्रीमेंट में लिखा था उसने मैं फला जगह घर बनवा रहा हूँ। तब राजेश पांडे ने जाके चेक किया, उन्होंने कहा इस नाम का तो प्लाट विश्वास खंड में है ही नहीं इस नंबर का। फिर बाद में हमने भी जाके चेक किया। देखिए अब इनकाउंटर तो पुलिस कहेगी नहीं, इनकाउंटर नहीं था, वो सीधे फर्जी इनकाउंटर था जो होता है जिसका। लेकिन चूंकि शिव प्रकाश शुक्ला का इतना आतंक था, इतना सब कुछ था कि फिर उसको जैसे विकास दुबे का था, वही चीज विकास दुबे ने भी आतंक फैला रखा था कई पुलिस वालों का। तो शिव प्रकाश शुक्ल का आतंक खत्म हुआ, इसी से लोग खुश थे। या जैसे हैदराबाद में जो एक डॉक्टर लड़की के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार करके जिस तरह किया था, पुलिस उनको भी मारा, वो भी इनकाउंटर कहाँ था। देखिए पुलिस जितने इनकाउंटर करती है 80-90% ऐसे ही इनकाउंटर होती है। हमने देखा है पेड़ में बांध के इनकाउंटर होता, कहीं पेड़ में बांध के मार दिया, रस्सी खोल दी, कहा इनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर तो पुलिस ऐसे ही करती है, हमेशा से करती रही, कोई नहीं। अभी देखिए ना उसका महिला का नाम भूल रहा हूँ, एक महिला IAS उनके पिता का इनकाउंटर कर दिया गया, तो पुलिस में थे, उन्हीं का इनकाउंटर हो गया कि साहब इनसे गोंडा में। देखिए क्या नाम उस महिला का नाम भूल रहा हूँ। IAS दोनों बहनें अच्छे पदों पे आ गई थी, एक तो अभी कलेक्टर उक्टर रही कई जगह, तो उनके पिता DPSP थे, उनको भी मार दिया था पुलिस वालों ने, विरोध किया कि फर्जी इनकाउंटर क्यों, तो उनको भी मार दिया। इनकाउंटर तो देखिए ऐसे ही होते हैं। और हफ्ते 10 दिन तक इंट्रोगेट किया, उसका वीडियो बनाया, उसने सारी डिटेल दी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ, और उसको बताया गया था तुम मारे नहीं जाओगे, बता दो सबके चेपे, उसके बाद मार दिया गया। और जाहिर है कल्याण सिंह की सब जानकारी में हुआ था, इंट्रोगेट करके कहाँ कहाँ कौन कौन कल्याण सिंह के खिलाफ काम कर रहा, कौन किसके खिलाफ काम कर रहा, कैसे किसने क्या करवाया, सारी चीजें शिव प्रकाश शुक्ला ने बताई है, अनूप सिंह ने बताई है, वीडियो बना पूरा। और वीडियो कल्याण सिंह ने बाकायदा देखा है, ऐसा नहीं कि वैसे ही छोड़ दिया गया उसको, तब पुलिस ने अपने तक रखा। पैसे वैसे भी इधर उधर हुआ, उसको सब लोग भूल गए। शिव प्रकाश शुक्ला का आतंक खत्म हुआ, इससे लोग खुश थे। एक बहुत बड़ा आतंक का पर्याय बना था और वो भवक के खत्म हो गया। आतंक का पर्याय तो देखिए मुख्तार अंसारी को भी मैंने बताया था किसी बातचीत में कि काशीराम के जो राज बहादुर थे, गाजीपुर में उसको चुनाव हरवा दिया था। और सोचिए कि मुख्तार अंसारी पढ़ा लिखा आदमी है, वही मैं अभी बता रहा था ना कि ब्रजेश सिंह का साथी था। गाजीपुर में कोई जमीन का झगड़ा हुआ, वहां मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह से कहा कि नहीं यहाँ मतलब, ब्रजेश सिंह ने कहा देखो हमारा मामला है, तुम यहाँ पढ़ो नहीं। और जब वो ब्रजेश सिंह पढ़े और वहां के लोग हत्या हो गए, तब मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के खिलाफ खड़ा हो गया। और फिर वो अपराधी तो था ही, उनके खिलाफ गैंग बना लिया। सोचिए मुख्तार अंसारी का एक भाई है जावेद अंसारी, इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट रहा हो और अपने को प्रो कांग्रेस मानता। अभी राहुल गांधी का जब 14 में
चुनाव हुआ था, राहुल गांधी का उसने अच्छा सा इंटरव्यू दिया था, इसमें राहुल गांधी की चमचाई में हरा के उसने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो एक्सपोज हो गए थे राहुल गांधी उसमें। कई जगह चुप हो जाते थे, कई जगह राहुल गांधी तो दगिस्त आदमी, कुछ कर ही नहीं सकता वो। उसका एक भाई अफजाल अंसारी जो लोकसभा में है ही है मुख्तार अंसारी का, और सोचिए मुख्तार अंसारी को राज बहादुर जैसे कर्मचारी नेता ने जब हरा दिया था, आप इसी से अंदाजा भाई। बाद में मुख्तार अंसारी, देखिए मुख्तार अंसारी क्यों फंसे पड़े हैं, इन्होंने भी कभी मऊ के रास्ते में घेरवा लिया था योगी को, तो अब भुगत रहे हैं। देखिए मुख्तार अंसारी हो, आजम खां हो, चाहे अतीक अहमद हो, मैं आजम खां को भी अपराधी मानता हूँ। बहुत सारे अपराध किए उन्होंने, पॉलिटिकल कपड़े पहन के किए, बस फर्क यही है। और सोचिए ना कि आजम खां का दिमाग इतना खराब था, वो कहते थे कलेक्टर समेत जूते पे 45 लगाऊंगा, जयाप्रदा की चड्डी का खाकी रंग है, ये बता रहे थे। तो इस तरह की पॉलिटिकल आदमी बात थोड़ा करता है। अरे भाई एक शालीनता होती है, आप विरोधी हैं, ठीक है, विरोध में बहुत सारी बातें हो जाती है। अब जैसे विधानसभा में नीतीश कुमार ने बेवकूफी की बात कर दी थी इस बार, इस तरह की बात राजनीति में नहीं होती है। आप याद कीजिए सुषमा स्वराज को, आप याद कीजिए चंद्रशेखर को, आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी को। ये लोग जब संसद में बोलते थे क्या क्या नहीं कह देते थे, कैसे कैसे नहीं कह देते थे, लेकिन कभी अपशब्द उनकी जबान पे नहीं आता था, कभी नहीं। चंद्रशेखर तो ऐसे व्यक्ति थे कि जिनका पक्ष भी सम्मान करता था और विपक्ष भी सम्मान करता था। वो अगर एक बार खड़े हो जाते थे और कह देते थे कि आप चुप रह जाइए, ठीक नहीं है, लोग मान जाते थे। लेकिन वही चंद्रशेखर, एक माफिया हुआ सूरजभान, कोयला खदान वाला, याद है? वो कहते थे और बड़े फख्र से कहते थे हमारा दोस्त है, और उसके यहाँ कोई शादी वादी पड़ी, वहां भी चले गए वो। तो पाक साहब थे ना, वो कहीं उसे पैसे थोड़े खा रहे थे ना, उसके लिए कोई करंट दोस्ती थी पुरानी, तो निभा रहे थे और कहते थे हाँ हमारा दोस्त हो। चुपके नहीं काम कर रहा था, चारा घोटाला नहीं कर रहे थे चंद्रशेखर। और 4 महीने के प्रधानमंत्रित्व काल में चंद्रशेखर ने बड़े अच्छे काम किया, ऐसा नहीं है। देखिए अपराधियों से संबंध, उन्होंने भी बार जेठमलानी को पिटवा दिया, वो अच्छा काम नहीं था, गलत काम था। जेठमलानी ने चंद्रशेखर का जाके विरोध किया कि आप प्रधानमंत्री पद का विरोध मत करिए वीपी सिंह के लिए, और खड़े हो पिट गए। और चंद्रशेखर ने बड़ी शालीनता से बयान दिया था, कहा कि मुझे मालूम नहीं है, अगर उनकी पिटाई हुई तो मैं निंदा करता हूँ। पूरा देश देख रहा था पीटे गए, अगर उनकी पिटाई हुई तो मैं निंदा करता हूँ, मुझे मालूम नहीं। तो देखिए क्या है कि अपराधी भी बड़े बड़े होशियार होते हैं। मुख्तार अंसारी कभी अभद्र बातें नहीं करता, ये भी मैं कह रहा हूँ, जितने माफियाओं से अपराधियों से बड़े अपराधी है, छोटे वालों को छोड़ दीजिए, हमेशा विनम्रता से पेश आते हैं। मुख्तार अंसारी भी विनम्रता से पेश आता है। श्री प्रकाश शुक्ला भी, मैं कभी मिला नहीं श्री प्रकाश शुक्ला से, लेकिन टेलीफोन पे ही बातें होती थी, उसी का फोन आता था मुझे, तो फोन मालूम, अलग अलग फोनों से फोन करता था, और लैंडलाइन हमारे पास था, कोई मोबाइल तो उस वक्त था नहीं। अक्सर सुबह सुबह फोन करता था, अक्सर सुबह सुबह, भैया मैं सोया ही रहता, भैया ऐसे शुरू करता, भैया चलो पास, ऐसे बात करता था। हरिशंकर तिवारी बड़ी विनम्रता से बात करते थे, वीरेंद्र शाही बहुत विनम्रता से बात करते थे, मुख्तार अंसारी सबके सब, अतीक अहमद से भी नहीं कभी मिला। डीपी यादव बड़ी विनम्रता से बात करता था। ज्यादातर अपराधी आप किसी को भी पकड़ लिया, अन्ना था, बख्शी था, भंडारी था, सब प्रणाम करके बात करते थे, कभी तू तकार नहीं करते थे। और हरसंख्या तिवारी तो बार बार रौरे करके हमसे, रौरे समझते हो क्या, गाजीपुर में रहने वाले रौरे शब्द, रौरे बहुत रेस्पेक्टफुली शब्द, हमसे बराबर कहते थे अरे रौरे ऐसा कब है, ऐसे बोलते थे, जबकि मेरे पिता को मुल्क थे। और बिजनेस साहब अरे बाबा रौरे कहा कहते, ऐसे बोलता था वो, बाबा बाबा करके रौरे करके। तो ये सब लोग बड़े विनयमत होते थे, लेकिन बड़े खुखार, बड़े जल्लाद। और उनकी विनय प्रियता पे तो मैं नहीं मान बिठता था, ठीक है हमसे बातचीत ठीक से करते थे, लेकिन ये थोड़े के बड़े सज्जन हैं, बड़े विनय, मैं उनको तो माफिया ही कहता हूँ, अपराधी ही कहता हूँ। और लिख के भी तब भी कहता था, और लोग कहते थे आप डरते नहीं, हमने कहा काहे डरे, किस बात के लिए डर रहे, उनका दिया खा रहे, आप नौकरी कर रहे, अरे नौकरी से कल बहुत होगा, निकलवा देगा, और क्या कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कर देगा। और यहाँ नहीं, वहां नौकरी मिलेगी। और कोई पत्रकारिता करने आया, कोई भड़ुआगिरी करने थोड़ा आया कि क्योंकि दलाली कर। तो माफियाओं से देखिए, इस वक्त भी योगी राज में भी संगठित अपराध अब नहीं है।
संगठित अपराध तो मैं बार बार दोहराता हूँ, कल्याण सिंह ने खत्म कर दिए। लेकिन जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में जब रह रहा था, मामूली धारा में, और पंजाब जेल की गेस्ट हाउस में रह रहा था, तो सोची जात की व्हील चेयर से वहां से चला और यहाँ आके खड़ा हो गया था, व्हील चेयर छोड़ दिया, वहां से व्हील चेयर पे चला था। तो बड़े बड़ों की बीमारी ठीक कर दी है योगी सरकार ने, इसमें कोई दो राय नहीं। और बार बार वो भी डरा रहता है कि मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की किया जाए, भेजा ना जाए, भेजा ना जाए। अच्छा, अतीक अहमद जो मारा गया ना, अतीक अहमद बार बार कहता था इनकाउंटर हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा। वैसा काफिला जो मीडिया का चलता था अतीक अहमद के साथ आते जाते, वैसा काफिला तो मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री का नहीं देखा। वैसी कवरेज नहीं देखी किसी प्रधानमंत्री की या किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति, किसी की नहीं, किसी अंतर्राष्ट्रीय नेता, मतलब कभी अमेरिका के राष्ट्रपति की अमेरिका में भी नहीं हुई होगी उस तरह की कवरेज जिस तरह का अतीक अहमद का पूरा कारवां चलता था। और ये लोग अतीक अहमद पेशाब कर रहा है, ये कर रहा है, अरे अजीब, ये मीडिया का काम है अतीक अहमद पेशाब कर रहा? अरे करना करने दी उसको, तो आप अवॉइड कर सकते थे ना। अतीक अहमद, और वो ऑलरेडी वज्रवाहन में चली रहा, और जो कवरेज मिलती थी पूरे रास्ते भर उसको, तो कैसे कोई मार सकता था। और जिस तरह से वो बिल्कुल बेखौफ हो गया था, किसी भी अपराधी को या किसी भी आदमी को इतना भी मीडिया फ्रेंडली नहीं रहना चाहिए। मैं फिर हरशंकर तिवारी की याद करता हूँ, मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, तमाम मीडिया से उनकी मुलाकात थी, तमाम लोगों को बुला लेते थे, संदेश भेज देते थे, कोई जाके बुला लाता था, गाड़ी भेज देते थे, लेकिन मीडिया फ्रेंडली नहीं। दाऊद देखिए मीडिया फ्रेंडली कभी नहीं रहे, नहीं मिलते थे किसी से। ऋषि कपूर बताते हैं कि जब दुबई गए थे, उसने पता नहीं कौन सी बड़ी सी कार थी, रोल्स रॉयस या पता नहीं क्या, उसमें दुबई में उसको बुलवाया था उन्होंने, ऋषि कपूर को, बड़े शराफत से पेश आया था, ऋषि कपूर उसकी तारीफ करते रह जाते थे। लेकिन मीडिया फ्रेंडली जिस तरह अतीक अहमद बाइट देने लगा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इधर उधर करके, जैसे लगता था कितना बड़ा नेता है। और उसके तमाम उस वक्त ऑडियो आ चुके थे बातचीत के, टेलीफोन पर कैसे लोगों को धमका रहा है, क्या है। सोचिए कि वो जेल में बुला के लोगों को मरवा, देवरिया जेल में बुला बुला के लोगों को वहां पिटवा देता था, जेल में बुलवाता था और जेल में पिटवाता था। क्या करेंगे आप। मुख्तार अंसारी लखनऊ जब गाजीपुर जेल में था, तो आपके डीएम और एसपी उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे, रोज शाम को जाते थे, एक दिन डीएम एक दिन एसपी। लखनऊ जेल में उसने तालाब खुदवाया था, जेल के अंदर, ताजी मछलियां खाने के लिए। क्या तब सरकारों को या प्रशासन को नहीं मालूम था क्या हो रहा है। बड़ा सा तालाब, ही नहीं कि 2 गड्ढा खुदवाया, तालाब में मछलियां पलवाता था, जब मन करता था मछलियां निकलवाता था, जब मन करता था मछलियां खाता था। ये सुविधा किसको मिली जरा बताइए। मैं डालीबाग में रहता था, डालीबाग हमारे पीछे मुख्तार अंसारी तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा करके माल बना दिया था। अब तो सब योगी राज ने क्या, लोग वही कलराज मिश्रा का भी घर है, अपना निजी घर, लेकिन मुख्तार अंसारी की जमीनें बढ़ती जा रही थी, बंगला बढ़ता जा रहा था। अब तो सब तो तड़ के बराबर कर दिया, वहां सुनने जा रहा है कि पीएम आवास बनने जा रहा है। लेकिन किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी। और मायावती ने भी मुख्तार अंसारी को खूब शह दी, मुलायम ने भी दी और अखिलेश ने भी दी, और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए। ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खां को भी अपराधी और माफिया ही मानता हूं, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपराधियों को आगे बढ़ाया गया। मुख्तार अंसारी का समय ऐसा हो गया था, हरशंकर तिवारी वाली किनारे हो जाते थे ठेके पट्टे। मुख्तार, अभी देखिए मुख्तार अंसारी के लोग अभी भी लगातार काम। अभी एक आदमी का अस्पताल गिराया गया है, बर्लिंगटन होटल, बर्लिंगटन बहुत प्राइम, विधानसभा से 1 किलोमीटर भी नहीं, और वहां कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए 4-5 मंजिला बिल्डिंग, बड़ी से बड़ा सा अस्पताल और नर्सिंग होम, पता नहीं क्या क्या बनवा दिया था। अब थोड़ा, और उसमें भी हाईकोर्ट ने दे दिया था, क्या नाम है, स्टे। और फिर गनीमत था कि कमिश्नर के जिम्मे किया कि आप सर्वे कर बताया। कमिश्नर जिस दिन बताया कि नहीं वो गलत है, उसी दिन पुलिस ने अपना काम कर दिया, एलडीए ने अपना काम कर दिया। तो कुछ जानते थे, फिर हाईकोर्ट कुछ कर देगी। हाईकोर्ट के साथ स्थिति ये हो गई है लखनऊ में कि तमाम इन लोग मुख्तार अंसारी से तमाम बस्तियां बसा दी, अवैध बस्तियां जब सरकारी जमीन पर कब्जा कर करके। और जब कहीं कुछ एलडीए तोड़ने जाता है, ये सब एलडीए चले जाते, अरे हाईकोर्ट चले जाते, और हाईकोर्ट में कोई नाकारा जज बैठा रहता, पैसा लेके या क्या करके तुरंत स्टे दे देता है। अवैध कार्रवाइयों पे, अवैध बस्तियों पे आते जाते सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक। तो अजीब, ये अपराधी भी सबके सब। अब सोचिए, अतीक अहमद कुत्ता लाया था लखनऊ में, मुलायम सिंह उस कुत्ते से हाथ मिला रहा है। अतीक अहमद के कुत्ते से, पता नहीं किस नस्ल का कुत्ता था, तो मतलब अब फोटो भी खिंचवा रहे उस कुत्ते के साथ। ये क्या है। जिस तरह से आप सोचिए, वो मारा गया था जो वकील इलाहाबाद में अभी, जिसमें अखिलेश ने, उसका क्या नाम था उसका, अरे अभी जो वकील मारा गया उसी के बाद से तो अतीक अहमद का काम हुआ है, नाम भूल रहा हूँ उस वकील का, जो गवाह था, पाल, उमेश पाल।
जो भी था, तो उसको जिस तरह से मारा फिल्मी स्टाइल में, बिल्कुल ऐसे कहीं मारा जाता। और जो गुड्डू मुस्लिम है, जिस तरह से बम फेंक रहा है, जैसे लग रहा था शादी ब्याह में जो पैसे छींटते वैसे छींट रहा था, ऐसे बम फेंक रहा था, ऐसे कहीं होता है, हो रहा था। और खैर जब इसका भाई अफ्तार अंसारी MP है ही है, वो भी पढ़ा लिखा है, ये भी पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे हो गया, आप इस तरह से क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये जो पहले भी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने शुरुआत की थी अपराध, पहले अपराधियों को वोट में इस्तेमाल करते थे कि वो बैलेट बॉक्स वाक्स लूट के इधर बदल दे। बाद में इन लोगों को लगा कि अरे ये काम इनके लिए कर सकते तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते, तो खुद इनके ऊपर चढ़ने लगे। बहुत से अपराधियों को मैं जानता हूं जो नेताओं को डिक्टेट करते हैं आज भी। जी बताएं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है आज, और ये मुख्तार अंसारी जो है ना, ये तो मेरे जिले के हैं, और जी इनकी जो जो क्राइम की दुनिया में जो एंट्री हुई है, वो हमारे सैदपुर के मुड़ियार गांव का वो किस्सा है। वो सर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगला वीडियो जो है वो मुख्तार अंसारी पे रखेंगे कि कैसे मुख्तार अंसारी ने एक पीढ़ी को बर्बाद किया है। पीढ़ी को क्या बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसने, जी, विकास को रोक दिया उसने। वो कैसे मतलब पॉलिटिशियंस ने उसको, देखिए, मुख्तार अंसारी कैंसर है, कैंसर अभी भी जीवित है, कैंसर है। अतीक अहमद तो किसी तरह मार दिया गया, मुख्तार अंसारी कैंसर अभी भी, उसका काम रुका नहीं है, बता रहा हूँ, योगी रोक नहीं तो पाए। सर मुख्तार अंसारी की कहानी अगले एपिसोड में डिस्कस करते हैं। आज के लिए तमाम अवैध इमारतें, तमाम बिल्डिंगें, तमाम ठेके पट्टे अभी भी मुख्तार अंसारी के लोग कर रहे हैं। और उसका लड़का जो है, वो देखिए क्या क्या, वो सोचिए चुनाव में पिछली बार कह रहा था कि हम तो अखिलेश भैया से कह दिए कि चुनाव बाद जो है ट्रांसफर नहीं होगा, पहले इनका हिसाब होगा, इस तरह बातें करता था वो। अभी फिर शुरू हो गई ये बातें ऐसी, ये मत समझिए। वो फिर कह रहे हैं साहब सरकार तो दिल्ली में हमारी आ रही है, तब देख लेंगे। तो ये बहुत मतलब देखिए, अपराधी अपराधी होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता, ठाकुर ब्राह्मण नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और अपराधी समाज का कैंसर होता है, उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, चाहे जो सरकार हो, चाहे जो व्यक्ति हो। मैं कह रहा हूं, मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो, अपराध समाज को नष्ट करता है। और तरह तरह के अपराध है, खाली गोली बंदूक ही अपराध नहीं है। मुख्तार अंसारी का अपराध एक से एक है, खाली गोली बंदूक और ठेके पट्टे के ही नहीं है, और भी है। चलिए कल बात होगी। तो सर कल मुख्तार अंसारी को कल आप डिस्कस तो सुन करेंगे। के रहे, आप इसको टेलीकास्ट भी कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, अभी भी डरते हैं कि मार देगा आके आदमी उसका, क्या कर लेंगे आप? हम तो नहीं डरते, आइए बात दीजिए, क्या कर लेंगे? सर मैं भी नहीं डरता हूं, तो सर कल मुख्तार अंसारी पे एक एपिसोड करते हैं। हिमाचल में रहते, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन मैं नहीं डरता, मैं तो अपने घर का पता दे देता हूँ, आइए जिसको जो करना हो कर ले। तो दोस्तों आज ये थे दयानंद पांडे सर, और कल फिर से एक नए एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।